नमस्कार सर्वेभ्य दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल लखनवाली में फिर से स्वागत करते हैं। काफ़ी समय के बाद हम वीडियो बना रहे हैं दोस्तों, कुछ काम में बिजी थे इसलिए आज दोस्तों अब इसके बाद में आपको लगातार वीडियो आपको मिलते रहेंगे समय समय पर दोस्तों। जो भी और भी कोई खास इंपॉर्टेंट जानकारी होगी रीट से संबंधित हम आज बात कर रहे हैं। रीट के स्टूडेंटों के लिए संस्कृत शिक्षण विधियाँ स्टार्ट की थी, उसमें हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। उसी उम्मीद के साथ में आज हम अगला वीडियो लेकर आए। आज हम आपको बताने वाले, हमने आपको बताया था कि जो संस्कृत की शिक्षण विधियां हैं दोस्तों, उनको 3 जगह डिवाइड किया गया। एक में तो आपको हमने बताया परंपरागत विधियां होती हैं, एक आपको बताया हमने नवीन या आधुनिक विधियां, और तीसरी आपको हमने बताई थी नवीनतम उपागम। ठीक है, इनमें से दोस्तों हमने 2 के बारे में आपको बता दिया है। आज हम बात करने वाले हैं नवीनतम उपागम। नवीनतम उपागम में क्या है, इसमें से कहां से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, आपको हम सारी जानकारी देंगे। छोटा सा वीडियो, इन सबको आपको एक एक करके बताया जाएगा और बहुत ही सरल तरीका से एग्जाम की दृष्टि से कहां से क्या प्रश्न बन सकता है, सब कुछ आपको सरल रूप में बताएंगे दोस्तों। और लास्ट में आपको हम PDF नोट्स भी उपलब्ध करवा देंगे। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। विशेष है आपका आज का टॉपिक रहेगा नवीनतम उपागम। तो देखिए दोस्तों, यहां जैसे कि स्क्रीन पर हम देख रहे हैं, नवीनतम उपागम के अंदर सबसे पहले यहां पर देखें नवीनतम उपागम, और सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म शिक्षणम। देखो, सूक्ष्म शिक्षणम जब भी आपने B.Ed की होगी या आपने BSTC कोई भी ट्रेनिंग के रूप में की होगी, तो उसमें आपको पता है कि हम पाठ्य योजना बनाते हैं। पाठ्य योजना के अंदर एक सूक्ष्म शिक्षण का टॉपिक भी रहता है, या फिर आपने अपने विद्यालय के अंदर या फिर आपने कॉलेज के अंदर भी सूक्ष्म शिक्षण आपने दिया होगा। इसको हम कहते हैं माइक्रो टीचिंग। इसके अंदर होता क्या है, जैसे कोई भी एक शिक्षण विशेष होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसके अंदर एक कौशल होता है। कोई भी कौशल ले लेते हैं, जैसे कि आपका हमने प्रस्तावना कौशल ले लिया, या फिर हम कह सकते हैं प्रस्तुतिकरण कौशल ले लिया अपना, या कोई भी एक कौशल लेकर के उस कौशल के ऊपर ही हमें टीचिंग करवानी होती है। उस कौशल में सिद्धस्त होना पड़ता है, उस कौशल में हमें उसको परफेक्ट बनाना होता है, तब हम सूक्ष्म शिक्षण करवाते हैं। सूक्ष्म शिक्षण की एक प्रोसेस अलग होती है, लेकिन इसमें इतना कुछ आएगा नहीं। आपकी एक सामान्य सी जानकारी है सूक्ष्म शिक्षण के बारे में कि इसका जो सर्वप्रथम विकास की हम बात करें तो दोस्तों, इसका विकास है 1963 ईस्वी। इसका विकास जो है वो 1963 ईस्वी में एलन द्वारा किया गया। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, यहां से आपका प्रश्न बन सकता है। इसमें दूसरी बात है कि इसमें शिक्षण कौशलों के विकास हेतु लघु शिक्षण करवाया जाता है। यानी कि हमने आपको कहा कि जैसे कोई भी एक शिक्षण कौशल है, ठीक है, बहुत सारे शिक्षण के कौशल होते हैं, उन एक एक कौशल को अच्छा बनाने के लिए हम लघु शिक्षण करवाते हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल अच्छा होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि आप जब किसी भी पाठ को स्टार्ट करने जा रहे होते हैं तो उसमें प्रस्तावना कौशल की आवश्यकता पड़ती है, और प्रस्तावना कौशल आपका जितना अच्छा होगा, आपका पाठ या आपका पूरा का पूरा टॉपिक उतना ही प्रभावशाली हो जाएगा और उतने ही अच्छे प्रकार से बच्चों के समझ में आएगा। तो आपका प्रस्तावना कौशल बहुत अच्छा कैसे होगा, इसमें माइक्रो टीचिंग या सूक्ष्म शिक्षण के अंदर ये सब सिखाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें क्या लघु शिक्षण करवाते हैं, यानी एक एक शिक्षण को हम ले लेते हैं। प्रस्तावना शिक्षण के अंदर केवल प्रस्तावना कौशल को ही हम बताएंगे अच्छे से, और जैसे प्रस्तुतिकरण है तो उसमें प्रस्तुतिकरण को ही हम बताएंगे। एक एक कौशल के हिसाब से एक एक टॉपिक उसमें हम बांट देते हैं और उसी को हम लेकर के तैयारी करते हैं, उसी को लेकर के हम शिक्षण करवाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये हमारा सूक्ष्म शिक्षण हो गया। माइक्रो टीचिंग के बारे में और पूरी जानकारी हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि इसमें आपके टॉपिक में नहीं है विशेष, तो ये तो हम एक सामान्य जानकारी आपको दे रहे हैं, ये नवीनतम उपागम के रूप में। आगे इसमें एक आता है आपका ग्रुप टीचिंग, जिसको हम कहते हैं दल शिक्षणम। ठीक है, तो दूसरा आपका उपागम या अप्रोच हम इसको कह सकते हैं दल शिक्षणम। अब दल शिक्षण आपका दल से नाम से पता लग रहा होगा, समूह शिक्षण इसको हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, समूह शिक्षण, या फिर हम कह सकते हैं सहकारिता शिक्षण। अब इसमें होता क्या है बच्चों, देखो जैसे मान लो कि एक कक्षा है ये, अब इस कक्षा के अंदर जैसे मान लो ये बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, अब इसमें बच्चे, अब यहाँ पर जो टीचर है जो पढ़ाएगा, यहाँ पर जैसे सामान्य रूप से तो एक टीचर कक्षा में आता है और पढ़ा देता है, लेकिन ग्रुप शिक्षण के अंदर या ग्रुप टीचिंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। ग्रुप टीचिंग के अंदर उस एक टॉपिक के कई शिक्षक एक साथ मौजूद रहते हैं, यानी एक समूह के अंदर वहां पर मौजूद रहते हैं और वो सब के सब मिलकर के शिक्षण करवाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से भी शिक्षण कार्य करवाया जाता है, तो उसका नाम होता है आपका दल शिक्षणम, यानी कि ग्रुप टीचिंग उसको हम कहते हैं, या फिर सहकारिता शिक्षण उसको हम कह सकते हैं। जैसे मान लो कि
आपके टॉपिक चल रहा है संस्कृत व्याकरण का, तो संस्कृत व्याकरण के आपके लगभग 2-3 टीचर रहेंगे, जो एक से ज़्यादा रहेंगे, ज़्यादा में कितने भी आ सकते हैं। अब वो सब मिलकर के आपका जो टॉपिक चल रहा है उसको क्लियर करते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है ना। तो एक सिस्टमेटिक तरीका से होता है ग्रुप शिक्षण। इसमें आपके कई विषय अध्यापक होते हैं या उस विषय को समझने वाले आपको बताते हैं, एक से या फिर हम कह सकते हैं कि विषय को जानने वाले या समझने वाले एक से अधिक रहते हैं। तो एक प्रकार से उस समूह के अंदर शिक्षण करवाया जाता है, एक सहकारिता की भावना से वहाँ पर शिक्षक अपना शिक्षण कार्य करवाते हैं, तो इसको हम दल शिक्षण कहते हैं। अब आगे देखिए, इसमें 3 सोपान होते हैं, इसको आपको याद रखना है। आपसे कहें कि दल शिक्षण में कितने सोपान हैं, तो 3 सोपान इसके अंदर होते हैं। एक तो होता है योजना बनाना, दूसरा होता है व्यवस्था करना, और एक होता है मूल्यांकन करना। यानी कि सबसे पहले तो हमें प्लानिंग तैयार करनी पड़ती है, क्योंकि आपको पता है कि भाई बिना प्लानिंग के ये संभव नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आप कोई भी टीचर 3-4 इकट्ठे होकर कक्षा में चले गए बिना प्लानिंग के, कुछ पता है नहीं उनको भाई क्या करना है, कैसे करना है, तो जाकर के वहाँ पर वो पढ़ाएंगे क्या भाई। एक प्रकार से वहाँ पर शोरगोल होगा, कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की, बच्चे सुनेंगे नहीं, टीचरों को पता नहीं है कि मुझे कब क्या बताना है, कैसे उसको समझाना है। तो इसकी प्लानिंग पहले से होती है। पहले से एक प्लानिंग के तौर पर एक टॉपिक लिया जाता है, उसमें ये फिक्स किया जाता है कि भाई ये टीचर इसको इस प्रकार से बताएगा, उसके बाद में ये टीचर इसको ऐसे बताएगा, लेकिन होता सब ग्रुप में ही एक ही साथ वहाँ पर सभी शिक्षक उपलब्ध रहते हैं। तो इसकी सबसे पहले प्लानिंग तैयार की जाती है, उसके बाद में व्यवस्था करते हैं, जो भी उसमें आवश्यकता होती है, जो भी उसमें सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी कक्षा के अंदर, ठीक है ना, वो जो भी उसमें व्यवस्था के रूप में होगा वो सब कुछ पहले से ही एडजस्ट करना पड़ेगा, व्यवस्था उसकी करनी पड़ेगी। और लास्ट में हम मूल्यांकन करते हैं कि भाई जो बच्चों को हम सिखाना चाह रहे थे, जो अधिगम हम बच्चों को करवाना चाह रहे थे, उसमें बच्चों ने कितना अधिगम प्राप्त किया, कितना उनको बोध हुआ, कितना उनको समझ में आया, इसका मूल्यांकन करना होता है। यानी कि ऐसा हम जांच करते हैं बच्चों की, उसी को हम मूल्यांकन कहते हैं। आपने कितना सिखाया है, आपने जो कुछ भी सिखाया है उसमें कितनी उपलब्धि बच्चों को हुई है, कितना वो सीखे हैं, इसी का नाम तो मूल्यांकन है। यह पता लगाना ही हमारा मूल्यांकन होता है। तो ये इस प्रकार हमारी ये 3 सोपान होते हैं। इसके अंदर एक योजना बनाना है, व्यवस्था करना और मूल्यांकन करना। तो ये आप दोनों शिक्षण के बारे में समझ गए होंगे, इनको हम नवीन उपागम के रूप में आपको बता रहे हैं। अगला देखते हैं। आगे देखिए बच्चों, तीसरे नंबर पे हमारा है समस्या समाधान विधि। अब देखो, समस्या समाधान विधि जो है ये भी हमारी एक नवीनतम उपागम के अंदर आती है। तो ये उच्च स्तर के जो हमारे विद्यार्थी होते हैं, विशेषकर हम इसको वहाँ पर उपयोग में लेते हैं। समस्या समाधान विधि का जो उपयोग है वो हम छोटी कक्षाओं में तो करते नहीं है, क्योंकि वहाँ इसका कोई फायदा होता नहीं है। लेकिन जो बड़ी कक्षाएं होती हैं, उच्च स्तर जो होता है, आपके कॉलेज स्तर की हम बात कर सकते हैं, कोई भी कॉम्पिटिशन स्तर की हम बात कर सकते हैं, वहाँ पर हम समस्या समाधान मेथड का हम प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिए, प्रवर्तक की हम बात करें तो थॉमस एवं रिस्क व सुकरात को माना जाता है। तो ये आपको याद रखना है, प्रवर्तक में थॉमस एवं रिस्क व सुकरात, इनका आपको नाम याद रखना है समस्या समाधान विधि में। अब समस्या समाधान विधि में आपको पता ही है कि होता क्या है। समस्या समाधान में आपको एक समस्या मिलती है, यानी कि हम बच्चों के सामने एक समस्या उत्पन्न करते हैं, समस्या क्रिएट करते हैं, उसके बाद में हम उन्हीं बच्चों से समाधान निकलवाते हैं। अब समाधान निकलवाने के कई तरीके होते हैं, आप उनसे किसी भी रूप में समाधान प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है, उदाहरण के माध्यम से आप उनको कुछ क्लू दे सकते हैं। तो कहने का मतलब, समस्या उत्पन्न होती है, उसके बाद में उसका समाधान उसमें करवाया जाता है। कोई भी आप बच्चों को एक प्रॉब्लम क्रिएट करके दे दो, या कोई भी ऐसा एक समस्या तो प्रश्न उनको सामने आप दे दीजिए, उसके बाद में उन्हीं से हम समस्या उसको लेते हैं। तो समस्या समाधान विधि में इसी प्रकार से हम उनको टीचिंग करवाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये विशेषकर हम जो उपयोग में लेते हैं वो बड़ी कक्षाएं होती हैं, उच्च स्तर की। अब छोटी कक्षा में तो ऐसा संभव होता नहीं है भाई, ठीक है ना। ऐसे एक छोटा सा टॉपिक है, इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। हम ये सारी चीज़ आपको जैसे टॉपिक वाइज अलग अलग बताएंगे फिर बाद में। अभी तो एक सामान्य जानकारी है, आपको एक छोटी छोटी जानकारी हो जाए कि भाई समस्या समाधान विधि क्या है। अगली विधि इसमें आपको बता रहे हैं प्रायोजना विधि। प्रायोजना विधि, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्ट मेथड। क्या है? प्रोजेक्ट मेथड। आपने जब भी बीएड की होगी या फिर बीएसटीसी की होगी तो वहाँ प्रोजेक्ट आपने जरूर बनाया होगा, उसी को हम प्रायोजना विधि कहते हैं। सर्वप्रथम विचार दिया है, यदि इसकी हम बात करें कि भाई सर्वप्रथम विचार किसने दिया प्रायोजना विधि का, तो नाम आएगा जॉन डीवी ने। किसने? जॉन डीवी ने इसका सबसे पहले विचार दिया था। किसका? प्रायोजना विधि का।
इसके प्रवर्तक की बात करें तो इसके जो प्रवर्तक हैं वो किलपैट्रिक हैं, जो कि जॉन डीवी के शिष्य हैं। ठीक है, अब देखो विचार तो सबसे पहले उन्होंने दिया, किसने? जॉन डीवी ने दिया है। अब जॉन डीवी के शिष्य हुए थे किलपैट्रिक, तो किलपैट्रिक को इसके प्रवर्तक मानते हैं भाई, किसके? प्रायोजना विधि के। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि इसमें आपको कोई एक प्रैक्टिकली वर्क दिया जाता है। आपने जैसे कोई भी प्रोजेक्ट तैयार किया होगा किसी भी रूप में, तो इसमें क्या प्रोजेक्ट व्यक्तिगत भी हो सकता है या फिर आपका ग्रुप के अंदर भी प्रोजेक्ट दिया जा सकता है। 2 बच्चों के लिए, 5 बच्चों के लिए, 10 बच्चों का एक ग्रुप बना करके उसमें हम प्रोजेक्ट दे सकते हैं। कोई भी प्रश्न आप इसमें प्रोजेक्ट के रूप में दे सकते हैं, जिसमें प्रैक्टिकली आपको कुछ करना पड़ता है, आपको कुछ मॉडल भी बनाना पड़ सकता है, कोई आपको चित्र वगैरह बनाना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये सब आपके प्रायोजना विधि में होता है, ये आपके सब प्रोजेक्ट मेथड के अंदर काम होता है। कोई भी प्रोजेक्ट आप दे सकते हैं। ठीक, आपने जैसे मान लो एक प्रोजेक्ट दे दिया कि किस प्रकार से हम बढ़ते हुए प्रदूषण को कम कर सकते हैं, या फिर आप एक प्रैक्टिकल या फिर आप एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हो कि मोबाइल के दुष्परिणाम से कैसे बचा जा सकता है। एक प्रोजेक्ट तैयार करना है इसके ऊपर। ठीक, या फिर आप दे सकते हैं कि मोबाइल के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, इसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। अब ये व्यक्तिगत भी कर सकते हो, 2 मिलकर भी कर सकते हैं, 5 व्यक्तियों का ग्रुप भी कर सकता है और 10 का ग्रुप भी कर सकता है। तो इसमें आप मॉडल भी बना सकते हैं, कोई चार्ट वगैरह बना सकते हैं। ठीक है, कई प्रकार से आप इसमें काम कर सकते हैं मॉडल के ऊपर। तो ऐसे करके हमारी प्रायोजना विधि हो जाती है। अब इस प्रायोजना विधि की हम बात करें तो इसमें आपके 6 स्टेप होते हैं बच्चों। प्रायोजना विधि के अंदर 6 आपके टॉपिक हैं। प्रायोजना विधि के अंदर आपके कुल 6 पद होते हैं, यानी कि इसके 6 स्टेप्स हैं। अब वो 6 स्टेप कौन कौन से हैं, चलो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, देखिए प्रायोजना विधि के 6 आपके स्टेप्स हम बता रहे हैं। ये देखो यहां से है, इस विधि में 6 आपके पद होते हैं या स्टेप्स हम इनको कहते हैं। सबसे पहले है परिस्थिति का निर्माण करना होता है। सबसे पहले एक परिस्थिति क्रिएट करनी पड़ती है। हमने कहा कि भाई कोई आपके सामने एक प्रश्न दिया जाएगा, एक कोई भी एक विषय आपको प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके विषय में आपको काम करना है, जिसके विषय में आपको एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। तो सबसे पहले परिस्थिति का निर्माण करना होता है। अब कोई आपके सामने परिस्थिति है ही नहीं तो आप काम क्यों करोगे भाई? बिल्कुल सही सी बात है। ठीक है, जैसे मान लो एक परिस्थिति हो जाती है कि भाई रीट का एग्जाम आने वाली जो डेट है आपकी सितंबर की, उस डेट पर होने से क्या दिक्कत है किसी को। ठीक है, इस विषय पर यदि हम प्रोजेक्ट बनवाना चाहें तो वो बनवा सकते हैं। इसमें आप अनेक प्रकार से काम कर सकते हैं। तो अलग अलग व्यूज इसमें आएंगे, कुछ लोग कहेंगे कि हाँ होनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। तो वो अलग अलग प्रकार से इसमें हम बता सकते हैं। ठीक, तो परिस्थिति का निर्माण हो गया। उसके बाद में हम योजना का चयन करते हैं, फिर हम प्लानिंग बनाते हैं भाई इसके विषय में। जब टॉपिक हमें पता लग गया, परिस्थिति हमारे सामने आ चुकी है, उसके विषय में हम अब प्लानिंग्स तैयार करेंगे कि हम इस विषय में काम कैसे करें। ठीक है, तो हम योजना का चयन करते हैं। उसके बाद में 3 नंबर पे योजना का कार्यक्रम बनाते हैं। अब प्लान हमने योजना तो सोच ली, उसको फिर एक सिस्टमेटिक तरीका से विधिवत करते हैं, उसकी कार्यक्रम को तैयार करते हैं कि भाई इसके बाद हमें ये करना है, उसके बाद में ये करना है, ये व्यक्ति ये करेगा, ये सामग्री हम वहां से लेके आएंगे, इसमें हम ऐसा कर लेंगे। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। ऐसे हम योजना का कार्यक्रम पूरा तैयार करते हैं। इसके बाद में योजना का क्रियान्वयन करते हैं। दोस्तों योजना तो हमने बना ली, अब उसको हम क्रियान्वयन करेंगे उसको। ठीक है, उसको मूर्त रूप में लाएंगे फिर उसको। ठीक है, प्रैक्टिकली रूप में उस पे हम काम करेंगे। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो जाएगा, योजना का क्रियान्वयन करना। उसके बाद में सेकंड लास्ट हमारा जो स्टेप होगा वो योजना के कार्य का मूल्यांकन करना। अब हम क्या करेंगे, जो हमने योजना का कार्य किया है उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई जो आपने योजना बनाई थी और जो आपको काम करने थे योजना के हिसाब से, वो कितनी प्राप्ति उसमें हुई, आपको कितना वो काम आपका, कितना % आपका काम सही हुआ है, कितनी आपको उपलब्धि उसमें हुई है, इस चीज का पता लगाना, यानी उसको हम कह सकते हैं मूल्यांकन करना। तो ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है। और लास्ट स्टेप इसमें रहेगा आपका योजना का लेखा जोखा लिखना। बिल्कुल सही सी बात है भाई, आप जितनी भी योजना बनाओगे तो ये जरूरी नहीं कि वो सारी की सारी आपको याद रह जाएं। हाँ, हो सकता है कि वो थोड़े दिन के लिए याद रह जाएं, थोड़े समय के लिए याद रह जाएं, फिर भूल जाएंगे। इसलिए दोस्तों उस पूरी प्लानिंग्स के बारे में हमारा पूरा लेखा जोखा तैयार होता है, यानी उसको हम लिखित रूप में भी उसको हम तैयार करते हैं। ठीक है, जिससे कि हम इसको बाद में किसी के भी सामने उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे करके हम प्रोजेक्ट मेथड तैयार कर लेते हैं। ठीक है,
तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है, इसमें क्या कार्य किया जाता है, कैसे कार्य किया जाता है और उसकी 6 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए अगली विधि हम इसमें आपको बताते हैं। अगली विधि है इसमें आगमन प्रतिमान विधि। क्या है? आगमन प्रतिमान विधि आपकी अगली विधि है। इसमें देखिए ये आपकी 5 नंबर की है। इसके प्रवर्तक हैं हिल्दा तवा। हिल्दा तवा, ये आपको याद रखना। यहाँ से आपका सीधा सा प्रश्न पूछ सकते हैं कि आगमन प्रतिमान विधि है प्रवर्तक है के, आगमन प्रतिमान विधि के प्रवर्तक कौन हैं? तो आपको याद रखना होगा हिल्दा तवा। हिल्दा तवा इसके प्रवर्तक हैं दोस्तों। ठीक, अब इसमें होता क्या है एक बार वो समझ लो। इसके अंदर विशेष रूप से तथ्यों और सूचनाओं का संग्रह किया जाता है। यानी इसके अंदर जो कोई भी विषय है आपका, उस विषय से संबंधित तथ्य और सूचनाओं का कलेक्शन किया जाता है, इकट्ठी की जाती हैं सूचनाएं। ठीक, व्याकरण शिक्षण हेतु ये उपयोगी है, विशेष रूप से व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी है। जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ा रहे हैं, जैसे कारक पढ़ा रहे हैं, संधि पढ़ा रहे हैं, समास पढ़ा रहे हैं, तो फिर उससे संबंधित आप तथ्य और सूचनाएं संग्रहित करेंगे, कलेक्शन करेंगे पूरा का पूरा, उसके बाद में बच्चों के सामने उसको हम प्रस्तुत करेंगे। तो ये ऐसा जो हम करते हैं वो आगमन प्रतिमान विधि के अंदर होता है। इसके प्रवर्तक हिल्दा तवा माने जाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें कोई ज़्यादा खास बात नहीं है। चलिए अगली विधि की हम आपको जानकारी देते हैं। अब अगली विधि है, देखिए दोस्तों यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। विधि का नाम है संगणक आधारित शिक्षण प्रतिमान, यानी संगणक आधार पर शिक्षण प्रतिमान करवाना, यानी कि इसको हम कहते हैं कंप्यूटर पर आधारित आपकी टीचिंग। ठीक, इसके जो प्रवर्तक की हम बात करें तो प्रवर्तक बहुत मोस्ट आपको याद रखना है भाई, लॉरेंस स्टॉले। तो इसके प्रवर्तक की बात करें तो यहां आप देख पा रहे होंगे लॉरेंस स्टॉलरो तथा डेनियल डेविस। 1965 ईस्वी में इन्होंने इसकी मतलब रचना की है या इसको क्रिएट किया है। ठीक है, तो 1965 याद रखना है एक तो, और दूसरा आपको नाम याद रखना है प्रवर्तक के रूप में लॉरेंस स्टॉलरो और डेनियल डेविस। ठीक है, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। इसमें क्या होता है भाई, शिक्षक का स्थान जो है संगणक ग्रहण कर लेता है। यानी कि जो शिक्षक है, टीचर का जो स्थान है, जैसे कि कक्षा में टीचर आपको पढ़ा रहा है, टीचर कुछ बता रहा है, तो यहाँ पर जो टीचर की जो भूमिका निभाता है वो एक प्रकार से कंप्यूटर अदा करता है। यानी कि संगणक या कंप्यूटर शिक्षक की भूमिका यहाँ पर निभाता है, यानी कि उसका स्थान वो ले लेता है कंप्यूटर। ठीक है, यानी कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को टीचिंग करवाना, या उसमें आप कोई भी प्रेजेंटेशन बना सकते हो, कोई भी उसमें आप नोट्स बना के पढ़ा सकते हो, ऑडियो वीडियो किसी भी रूप में उसमें हम पढ़ा सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर आते हैं उनके माध्यम से भी हम बच्चों को पढ़ाते हैं। तो कहने का मतलब हो गया संगणक पर आधारित जो शिक्षण आप करवाते हैं बच्चों को, वही ये आपका मेथड होता है, वही आपका ये अप्रोच या उपागम इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कैसे पढ़ाते हैं ये तो आप समझ गए होंगे, कंप्यूटर के माध्यम से कई तरीका है उसमें पढ़ाने की। ठीक, अब देखो आगे हमारी एक इसमें विधि होती है इसी के अंदर, जिसको हम कहते हैं अभिक्रमित अनुदेशन विधि। क्या कहते हैं उसको? अभिक्रमित अनुदेशन विधि। अब इसमें क्या होता है, अभिक्रमित अनुदेशन विधि के 2 भाग हैं, इसको हम आगे बता रहे हैं आपको। इसमें प्रतिपुष्टि एवं पुनर्वलन द्वारा क्रमबद्ध रूप से सीखता है बच्चा। यानी कि इसमें क्या होता है, बच्चा क्रमबद्ध तरीका से सीखता है और जैसे जैसे सीखता जाता है उसको पुनर्वलन मिलता जाता है और क्रमबद्ध रूप में एक सिस्टमेटिक तरीका से स्टेप बाय स्टेप सीखेगा। और जैसे ही वो नया सीखता है उसके बाद में फिर अगले स्टेप पे चला जाता है, फिर अगले स्टेप पे चला जाता है, ऐसे एक पुनर्वलन उसको मिलता रहता है। तो इसके 2 भेद हैं। ठीक, इसके 2 भेद हैं। एक तो इसमें है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन। ठीक, रेखीय और एक शाखीय। यदि दोस्तों इनके बारे में आप जानना चाहते हो, अच्छे से समझना चाहते हो, तो हमें कमेंट करके बताइए, जिससे हमें पता लगे कि आपने ये पूरा वीडियो सुना है अच्छे से और देखा है, आपके मस्तिष्क में कोई प्रश्न आया है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम आप पे छोड़ रहे हैं। आपको यदि समझ में नहीं आ रहा है तो हमें पूछिए, आप बहुत सरल तरीका से आपको हम इसको क्लियर कर देंगे। तो अभिक्रमित अनुदेशन की बात आप समझ गए होंगे। इसके अंदर 2 प्रकार से हम शिक्षण करवाएंगे, एक तो रेखीय आधार पर, एक शाखीय आधार पर। ठीक है, इसमें बच्चों को पुष्टि व पुनर्वलन के माध्यम से इसमें बच्चे सीखते हैं। अब देखो इसमें लास्ट और हम एक बता देते हैं जिसको हम कहते हैं पर्यवेक्षण अध्ययन विधि। पर्यवेक्षण, देखिए लास्ट है इसमें पर्यवेक्षण, आपका ये एक मेथड होता है। इसको हम निर्देशित अध्ययन विधि भी हम कहते हैं। क्या कहते हैं? निर्देशित अध्ययन विधि। दोस्तों इसका दूसरा नाम हम कह सकते हैं निर्देशित अध्ययन विधि। अब इसमें क्या होता है बच्चों, शिक्षक जो है वो अध्यापक
के स्थान पर पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। यानी व्याकरण शिक्षण में ये प्रयुक्त होती है विशेषकर। यानी इसके अंदर जो शिक्षक होता है वो अध्यापक के स्थान पर, यानी अध्यापक नहीं रहता, इसमें एक पथ प्रदर्शक होता है, यानी उनको केवल मार्ग दिखाता है। बस न ऐसा करो, बस थोड़ा सा उनको मार्ग दिखाएगा, बाकी काम वो ही करेंगे। यानी शिक्षक सिर्फ उनको 5-10% बताएगा, बाकी 90% काम वो करेंगे। इसलिए शिक्षक की लगभग भूमिका गौण सी हो जाती है इसमें। ठीक है, एक पथ प्रदर्शक के रूप में, एक मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका रहती है। केवल पर्यवेक्षित करता है उनको, ठीक है, ऑब्जर्व करता है उनको निर्देशित करता है। यही हमारा मेथड हो गया, यही हमारा एक प्रकार हो गया निर्देशित अध्ययन विधि। ठीक है, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसमें नवीनतम उपागम कौन कौन से हैं उनके बारे में एक संक्षिप्त में आपको जानकारी दी थी। अब यहाँ से कोई छोटे छोटे प्रश्न बने तो आप उनको कर सकेंगे। अब इसके बाद में हम डिटेल से आपको बताएंगे पूरा कि व्याकरण शिक्षण क्या है, पद्य शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी होती हैं, गद्य शिक्षण में, अनुवाद शिक्षण में, नाटक शिक्षण में क्या क्या मोस्ट, सब कुछ आपको डिटेल से पूरा विधिवत तरीका से बताएंगे दोस्तों। एग्जाम में कहाँ कहाँ से कौन कौन से प्रश्न आए थे, उनका उत्तर क्या था, वो सब इसी में मिलेगा आपको डिटेल से। ठीक है, तो बस बने रहिए हमारे चैनल पे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, और अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इस पे हम रीट से संबंधित तो संस्कृत और साइकोलॉजी का विशेष रूप से हम दोनों का मैटर तो आपको पूरा ही उपलब्ध करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, हम पूरा प्रयास करेंगे, थोड़ा सा हम किसी काम में लगे हुए थे, इस वजह से हम आपको लगातार वीडियो उपलब्ध नहीं करवा सके, लेकिन दोस्तों अब आपको लगातार वीडियो इसमें मिलते रहेंगे दोस्तों। चलिए आज के लिए इतना ही पर्याप्त। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।